Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmad Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about a topic in this video, that is immunoglobulin or antibody. इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले अगर इस टॉपिक की बात करी जाए तो आप ये जानिए कि जो एंटीबॉडी होती हैं वो डिफरेंट टाइप के लार्जर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के लार्जर प्रोटीन। लिख देते हैं हम, डिफरेंट टाइप ऑफ लार्जर प्रोटीन। अगर ये डिफरेंट टाइप के लार्जर प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मेशन ध्यान से सुनिए कि प्लाज्मा सेल में होता है। किसमें होता है? प्लाज्मा सेल में होता है। अब उस सेल में या तो ये एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उभरी होगी या तो उस प्लाज्मा में डिजॉल्व होगी, घुली होगी। अगर वो एंटीबॉडी प्लाज्मा में डिजॉल्व होगी या घुली होगी तो उसको हम कहेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बोलेंगे? जो हमारी टॉपिक है, अगर वो एंटीबॉडी प्लाज्मा में घुली हुई है, प्लाज्मा में डिजॉल्व है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन। ठीक, ये इम्यूनोग्लोबुलिन, इसकी स्ट्रक्चर में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। कितने होते हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में ध्यान देंगे, 2 चेन या 2 चेन लॉन्ग हैवी चेन के फॉर्म में होते हैं। अनदर 2 चेन और स्मॉल लाइट चेन के रूप में होते हैं। ठीक है, ये है 2 चेन लॉन्ग हैवी चेन के रूप में एंड अनदर 2 चेन और स्मॉल लाइट चेन। ठीक, ये कैपिटल वाई शेप में, कैपिटल वाई शेप में होता है। कैपिटल वाई शेप में होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इम्यूनोग्लोबुलिन के शेप की बात कर रहा हूं, जिसमें ये डाइसल्फाइड एंड नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े होती हैं। किससे जुड़े होते हैं? डाइसल्फाइड एंड नॉन कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, इसके बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि जो इसकी स्ट्रक्चर हमने दिया है यहां पे, इसके स्ट्रक्चर में प्यारे इसकी जो पोस्टीरियर पार्ट होती है, यानी जो टेल वाली पार्ट होती है, उस पे 2 कांस्टेंट फ्रेगमेंट होते हैं। 2 कांस्टेंट हैवी चेन के 2 कांस्टेंट फ्रेगमेंट होते हैं। लिखा है हमने कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। 2 हैवी चेन होती है जिसको हम कांस्टेंट फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कांस्टेंट फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। और आगे बढ़ें, इसके हर चेन पर, हर प्रत्येक चेन के एपेक्स पर, शीर्ष पर
क्या होते हैं, वेरिएबल रीजन होते हैं। क्या होते हैं वो, वेरिएबल रीजन होते हैं। चाहे यहाँ की बात हो चाहे यहाँ की बात हो, सब के सारे के एपेक्स पे क्या होते हैं, वो वेरिएबल रीजन होते हैं, जो करते क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट के रूप में जाने जाते हैं। और इसी पे दूसरी इम्यूनोग्लोबिन अपने वेरिएबल रीजन से आकर के जुड़ जाती है, और इसी पे कुछ बम्प एंड ग्रूव होते हैं, कुछ उभार और खांच होते हैं। कहां की बात मैं कर रहा हूं, एंटीजन बाइंडिंग साइट की बात कर रहा हूं। ये कहां पाया जाता है, हर चेन के टॉप पर, एपेक्स पर कुछ वेरिएबल रीजन होते हैं, और वहां से क्या होता है, जहां से वो जुड़ता है अनदर इम्यूनोग्लोबुलिन के ब्रांच से, चेन से, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट, जो बम्प या ग्रुप के द्वारा बने होते हैं। ऐसे यहां भी देख लेते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। अब यहां पे देख लेते हैं वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, जो इस रूप में दिखाया है हमने, और यहां पे देख लेते हैं लिखा है वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। यहां पे ये देखिए दो रीजन, ये कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, यहां पे भी दिखा है कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। ये कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन है और ये कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन है, ठीक। और ये हर जो चेन है इसकी, वो आपस में कनेक्टेड होती है, जिसको हम कहते हैं हिंज रीजन, जो फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है किसकी, इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी की। इम्यूनोग्लोबुलिन उसको कहेंगे जो एंटीबॉडी प्लाज्मा में डिजॉल्व होगी, डिजॉल्विंग कंडीशन में होगी, घुली अवस्था में होगी, उसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जिसमें हमने बताया आपको कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 लॉन्ग हैवी चेन के रूप में और 2 चेन स्मॉल लाइट चेन के रूप में होती है, वाई शेप में होती है, डाई सल्फाइड एंड नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से बंधी होती है। अब हम देखते हैं क्या टाइप, क्या देखते हैं, टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। मिटा दे इसको। अब ये कंपटीशन में फंसाने वाली चीज आ रही है, आ रहा है टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ये है। कितने टाइप के होते हैं यार, 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, 5 टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, 5 टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जिसको नाम देते हैं हम क्या, पहला है IgM, दूसरा होगा IgG, इस तरीके से। तीसरा होगा IgD, चौथा होगा IgE, पांचवा होगा IgA, ठीक। ये 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जिसमें अगर हम पहले की चर्चा करें, ध्यान देंगे, पहले ये IgGM है, इसमें फाइव मोनोमर होते हैं। कितने मोनोमर होते हैं, 5 मोनोमर होते हैं, ठीक। और इसमें सिंगल मोनोमर, इसमें भी सिंगल मोनोमर,
इसमें भी सिंगल मोनोमर, और इसमें ध्यान देंगे 2 यानी डबल मोनोमर होते हैं, 2 मोनोमर। आईजीजीएम 5 मोनोमर पाया जाता है इसमें, आईजीजी सिंगल मोनोमर, आईजीडी सिंगल मोनोमर, आईजीई सिंगल मोनोमर, आईजीए 2 मोनोमर, 2 मोनोमर पाए जाते हैं। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो आईजीजी होता है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का 80% आईजीजी ही पाया जाता है। टोटल जितनी इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाई जाती है, जो डिजॉल्विंग एंटीबॉडी है जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, वो टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन की जितनी परसेंटेज होती है उसका 80% वो आईजीजी ही होता है। और जब इसकी बात हमने छेड़ दिया है आईजीजी की जो 80% होता है, तो ध्यान रखेंगे ये प्लेसेंटा को पार करके, किसको, प्लेसेंटा को पार करके कहां, मदर से कहां आता है, मदर टू चाइल्ड। प्लेसेंटा तो समझ रहे होंगे ना, प्लेसेंटा तो समझ रहे होंगे कि जो यूट्रस की वाल होती है और वो जो फीटस है, फीटस के बीच की कनेक्शन या उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो चाइल्ड है उसके नॉवेल के बीच की जो कनेक्शन होती है उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं डियर। और एक चीज और जानिए, जो ह्यूमन बीइंग में प्लेसेंटा पाई जाती है वो हीमोकोरियल टाइप की प्लेसेंटा पाई जाती है। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन एनिमल किंगडम, बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग हीमोकोरियल टाइप की प्लेसेंटा पाई जाती है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब तो कह रहा है कि आईजीजी जो 80% टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स की पाई जाती है, इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है जो प्लेसेंटा को पार करके, प्लेसेंटा को पार करके मां से बच्चे में आता है, मदर टू चाइल्ड में आता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं आईजीएम की बात। आईजीएम जो 5 मोनोमर वाली होती है, 5 मोनोमर वाली होती है, तो ये ध्यान रखेंगे चूंकि इसमें 5 मोनोमर होती है, इसलिए ब्लड को छोड़कर एक्सेप्ट ब्लड, they do not cross the placenta, except blood they do not cross to placenta, that is IgM hemoglobin that is related to 5 monomer। मतलब ये कि आईजीएम जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो 5 मोनोमर होने के नाते ये ब्लड को छोड़ करके प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, दे डू नॉट क्रॉस टू प्लेसेंटा। मतलब ये कि आईजीएम 5 मोनोमर होने के नाते, जो कि ब्रांचिंग ज्यादा होती है इसमें, इसलिए ये ब्लड को छोड़ करके प्लेसेंटा को पार नहीं कर पाते हैं, ठीक। अगर हम इसकी बात करें, हम लिख देते हैं एक्सेप्ट ब्लड दे डू नॉट क्रॉस टू प्लेसेंटा। इसके बाद बात आती है आईजीडी की, सिंगल मोनोमर वाली होती है, ये बी सेल पे पाई जाती है। कहां पाई जाती है प्यारे, बी सेल पे पाई जाती है। ये कहां पाई जाती है, बी सेल पे पाई जाती है, बी सेल के सरफेस पर, या सरफेस ऑफ बी सेल कहां पाई जाती है, सरफेस ऑफ बी सेल। करती क्या है यार, सिक्रेशन ऑफ एंटीबॉडी, हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडी, इसका सिक्रीशन करती है, इसके सिक्रीशन में मदद करती है, एंटीबॉडी के सिक्रीशन में मदद करती है। इसके बाद आईजीई ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो सिंगल मोनोमर वाली होती है, ध्यान रखेंगे ये एलर्जी जो बॉडी में एलर्जी वगैरह होती है उसका रिलेशन इससे होता है।
एलर्जी, किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है, किसी इंसान को किसी चीज से एलर्जी होती है। तो जो डिफरेंट टाइप की एलर्जीज होती हैं उसमें कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है? IgE। क्या पाई जाती है? IgE। ठीक। अब फिर लास्ट वाला है IgA, दैट इज रिलेटेड टू मोनोमर, 2 मोनोमर पाए जाते हैं। कह रहे ये ध्यान रखेंगे, ये कहां होता है यार? आपकी टीयर्स में, आंसू में, आपके आंसू में, आपके सलाइवा में। क्या? सलाइवा में पाया जाता है। IgA की बात मैं कर रहा हूं। सब मेडिकल साइंसेज में विभिन्न डिफरेंट कंपटीशन में पूछता है, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं ध्यान से सुने इसको। दूसरी चीज ये पाई जाती है कोलोस्ट्रम में। किसमें? कोलोस्ट्रम। स्पेलिंग में बोल दूं, COLOSTRUM। COLOSTRUM। कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क। कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क विच इज रिलीज बाई मदर विच बॉर्न चाइल्ड। मतलब एक ऐसी मां जिसने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे के जन्म के बाद जो पहला मिल्क, पहला दूध निकलता है गाढ़ा पीला, इसको हम क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। और उस कोलोस्ट्रम में, उस स्लाइवा में, उस टीयर्स में यानी लार में, आंसू में, और वह माता जो तुरंत बच्चे को जन्म दिया है उसके पहले दूध में, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। ठीक है ना? और उसमें बताया जाता है कि ऐसी एंटीबॉडीज होती है जो तमाम रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराती है। तो यहां ध्यान रखेंगे, बताया जाता है कोलोस्ट्रम में विभिन्न पैथोजन से लड़ने की कैपेबिलिटी होती है। तो वो कौन सी एंटीबॉडी होती है यार? कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है? IgA। ठीक है ना? ये रही बात टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। अब हम बात करते हैं किसकी? फंक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, इसको जगह नहीं है। फंक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी। फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी, ध्यान से सुनिए। ये जो एंटीबॉडी की फंक्शन है, ये डायरेक्ट फंक्शन नहीं करती, कुछ स्पेशल प्रोसेसेस होती हैं। क्या होती हैं? ऐसे ही नहीं एंटीबॉडी पैथोजन को किल कर देता है। एंटीबॉडी का काम क्या है? एंटीजन यानी पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना। तो नॉर्मल वे में डिस्ट्रॉय नहीं करती, कुछ स्पेशल प्रोसेस होती हैं जिसकी वजह से वो पैथोजन डिस्ट्रॉय होता है। तो पहली चीज क्या है? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन मतलब उसको समूह बनाना। क्या बनाना? समूह बनाना। अब एग्लूटिनेशन में क्या होता है यार? ये एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप के एंटीजन यानी पैथोजन से मिल करके ग्रुपिंग करती है। क्या करती है? ग्रुपिंग करती है। किसकी बात मैं कर रहा हूं? ये जो फंक्शनल मैकेनिज्म है, ध्यान से सुनिए। ये जो फंक्शनल मैकेनिज्म है, वो जो प्रोसेस, स्पेशल प्रोसेस होती है, पहली प्रोसेस क्या है? एग्लूटिनेशन। क्या है ये? एग्लूटिनेशन। क्या? एग्लूटिनेशन में होता क्या है यार? एग्लूटिनेशन में होता है आपकी एंटीबॉडी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, वो डिफरेंट टाइप के पैथोजन से मिल करके ग्रुपिंग बनाती है और फिर माइक्रोफेजेस द्वारा उसको डिस्ट्रॉय करती है, नष्ट करती है, खा जाती है वो। ठीक है, एक चीज ये हो गई। फिर इसमें न्यूट्रलाइजेशन में क्या है? फिर एंटीबॉडी किससे जुड़ेगी? ये एंटीबॉडी इसमें क्या होगी? एंटीबॉडी किससे जुड़ेगी? बैक्टीरिया या वायरस जो पैथोजन है उसके टॉक्सिक मटेरियल से जुड़ेगी। आपकी एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो पैथोजन है बैक्टीरिया वायरस का, उसके टॉक्सिक मटेरियल से जुड़ करके उसको न्यूट्रल कर देती है, निष्क्रिय कर देती है, मार देती है, रोक देती है। ठीक है, तो ये देखेंगे एंटीबॉडी किससे जुड़ेगी यार? ये टॉक्सिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये बात हो गई न्यूट्रलाइजेशन की। अब तीसरी चीज है प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? अवक्षेप हिंदी है इसकी, गाढ़ा मटेरियल बनाना। तो फिर एंटीबॉडी किससे मिलेगी? सॉल्युबल एंटीजन से।
और एक्वा सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स बनाएगी। किससे मिलेगी? साल्मोन एंटीजन से जुड़ेगी। एंटीबॉडी ही जुड़नी है। क्या जुड़नी है? एंटीबॉडी, जो आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन है, जिससे वो प्रतिरोधन क्षमता आती है, जिससे प्रतिरोधन क्षमता आती है, इम्यूनिटी पावर आती है, तो वो क्या काम करती है? साल्मोन एंटीजन से जुड़ करके क्या बनाएगी यार? एक्वा साल्मोन कॉम्प्लेक्स। क्या बनाती है? एक्वा साल्मोन कॉम्प्लेक्स बनाती है और तब जाकर के डिस्ट्रॉय करती है। फिर आप देखेंगे ओपोनाइजेशन। ओपोनाइजेशन में क्या होता है? ओपोनाइजेशन में ये आप देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा मात्रा में से इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, वो क्या काम करती है यार? वो चेंज होती है कहां? एंटीजन के सरफेस पे। कहां चेंज होती है? एंटीजन के सरफेस पे। इस ओपोनाइजेशन में क्या होता है प्यारे? ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली आईजीजी जो 80% है, वो क्या होती है? चेंज होती है एंटीजन के सरफेस पे और इजी डाइजेशन के द्वारा चेंज होती है एंटीजन के सरफेस पर और इजी डाइजेशन के द्वारा। इजी डाइजेशन के द्वारा उसको डिजॉल्व करती है, नष्ट करती है। किसको? एंटीबॉडी को। फिर 5वां नंबर है यार, कॉम्प्लीमेंट एंजाइम सेल मीडिएटेड लिसिस। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूं, जगह नहीं था मेरे पास यहां पे, इसलिए छोटा छोटा लिखा हो, पढ़ दे रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट एंजाइम सेल मीडिएटेड लिसिस मतलब ये जो परिपूरक एंजाइम है, जो पूरा करने वाली एंजाइम है, वो करती क्या है? जो सेल मीडिएटेड उसको ब्रेक करती है। अब ब्रेक करने के लिए सबसे पहले ये जो कॉम्प्लीमेंटेड एंजाइम है, जो जुड़ने वाली एंजाइम है, वो उससे जुड़ करके पोर बनाती है, छिद्र बनाती है। ये कॉम्प्लीमेंट एंजाइम उस पैथोजन से जुड़ करके सेल मीडिएटेड जो सेल आई है एंटीजन की, जैसे बैक्टीरिया है तो आखिर वो सेल ही तो है। कोई भी बैक्टीरिया है जो काज कर रही है एंटीजन के रूप में, आखिर वो सेल ही तो है, तो उसको तोड़ेगी। कौन तोड़ेगी? एंटीबॉडी तोड़ेगी। तो एंटीबॉडी को तोड़ने के लिए सबसे पहले वो क्या करेगी? वो एंटीबॉडी किससे जुड़ेगी यार? एंटीजन से। अब वो बैक्टीरिया के रूप में है, कोई अदर माइक्रोब्स के रूप में है, तो उसके सेल से पहले जुड़ेगी और क्या बनाएगी? पोर बनाएगी। यहां पे क्या बनाएगी? सपोज करते हैं कि ये कोई एंटीजन है, समझे आप? क्या है ये? एंटीजन है, यानी पैथोजन है। अब यहां से ये आ रही है, देखिए यहां तो ये एंटीजन है, यानी पैथोजन है ये, और ये जुड़ रहा है क्या आपका? एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन। ये जो जुड़ेगा इससे, तो यहां पे क्या बनाएगा? सुराख, एक छिद्र बना देगा। किसमें? एंटीजन में। एंटीजन यानी जो पैथोजन है, जो माइक्रोब है, आखिर वो सेल ही तो होगा यार, रोगाणु है, तो उसके बॉडी से ये एंटीजन के शरीर से ये एंटीबॉडी जुड़ करके एंटीजन यानी पैथोजन के बॉडी में पोर बना देगी, छिद्र बना देगी। और छिद्र बना देगी तो धीरे धीरे उसकी सेल है, किसकी सेल? एंटीजन की सेल, पैथोजन की सेल, रोगाणुओं की कोशिकाएं, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जाती है। इस तरीके से एंटीबॉडी वर्क करती है। ठीक है, तो फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी मतलब ये कि एंटीबॉडी के कार्य करने की जो क्रियाविधि है क्या है, विशेष प्रकार की होती है, जो 4-5 टाइप का था। एग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, ओपनाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट एंजाइम। वो एंजाइम के थ्रू क्या करती है? कौन?
एंटीबॉडी एंजाइम के थ्रू क्या करती है, एंटीजन से जुड़ती है, पैथोजन से जुड़ती है और छिद्र बनाती है, सुराख बनाती है, और सुराख बनाने के बाद तब एंटीजन के सेल को डिस्टर्ब करती है, पैथोजन के सेल को डिस्टर्ब करती है, तब वो रोग भगता है वहां से। ठीक है, ये इतनी चीजें हैं। अब इसके साथ आज की इस वीडियो में इतना ही था प्यारे। मेरे ख्याल से चीजें समझ में आएंगी, बहुत इजी लैंग्वेज में हमने बात किया है, और समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।